अच्छा किसी भी शहर जाऊँ ना तो ना मैं देखता हूँ कि इधर अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा। फूड के लिहाज से तो गुजरांवाला फेमस है। लफोलोजी के नाम से ना एक बेकरी है, अमेरिकन स्टाइल्स में उनके खाने हैं सर। मैंने ग्रुप बनाया ना हफ्साबाद फूडीज। फूड पांडा जब हफ्साबाद में था ना, फूड पांडा के स्पॉन्सर मुझे मिलते रहे। एक दफ़ा ऐसी स्टेज आई थी कि मैं बिल्कुल ही तंग आ गया था अपनी ज़िंदगी से। मेल और फीमेल की अट्रैक्शन जो है वो अल्लाह ने, मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ दबाई जाए ना तो वो ज़्यादा उछलती है। फारिग वक्त में मोहब्बत को टाइम दे सकते हैं, जब आप काम करने के बाद तलाश करेंगे वो आपको मजीद वफादार मिलेगा। मतलब ये है कि आपको वफा मिलेगी, अच्छा सही। लेकिन आपने अपनी वैल्यू पहले बढ़ा। जब शादी की बात चल रही है घर में, आप उस मुकाम पे अभी पहुंचे नहीं होने, उसके घर वालों ने कोई बंदा सेटल देखना है, उसके साथ उसकी शादी कर देनी। हमें ये नहीं पता चलेगा वो हमसे मोहब्बत करती है या हमारे पैसे से मोहब्बत करती है। ये तो कभी भी नहीं पता चल सकता। आप वफादार लड़की ढूंढ लेते हैं, आपको उससे मोहब्बत हो गया, बाद में वो आपकी लाइफ पार्टनर ही नहीं मान सकती तो फायदा आपका क्या? फायदा आप वफादार लड़की ढूंढेंगे, आपको तो वो फिर भी नहीं मिली। हम्म। तो वो किसको मिली? जिसके पास पैसा था उसको वफादार मिलेगी। वो जो अच्छी नेचर की लड़की है वो अगर उसको मिल जाएगी जिसके पास पैसा है तो उसके साथ भी अच्छी। जी तो यहाँ पे हमने छोटी सी एक ब्रेक ली थी। अब ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं अपने सवाल पे। जी जवाद भाई, सबसे पहले तो आप ये फ्राइज खाएं, इसका लुत्फ उठाएं और साथ साथ हम अपनी जी ठीक ये रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं। शुक्रिया। अच्छा तो हम बात कर रहे थे आपके मशागिल के बारे में। जी तो इससे एक अलग जो आपने बताया कि आपको ये कैप्चरिंग का शौक है, फोटोग्राफी का, परिंदों की, और आप वाइल्ड लाइफ जो है ना इसको बचाना चाहते हैं, और कॉइन कलेक्शन। इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं जिनको आप आगे लेके चल रहे हैं या जिनको लेके चलना चाहते हैं अभी? अगर हॉबीज में देखा जाए तो एक तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरा मेरा फूड के रेलिवेंट जो ना थोड़ा सा इंटरेस्ट है। फूडी हैं आप? हाँ, जैसे मैंने ना एक ग्रुप बनाया हफ्साबाद फूडीज के नाम से। उसमें लोग पोस्टिंग करते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के खानों की। तो वो नया कोई रेस्टोरेंट ओपन हो या कोई अच्छी डिश हो किसी रेस्टोरेंट की, तो एक दूसरे को बताते रहते हैं ग्रुप में अच्छा। कि ये चीज़ है इधर से मिल रही है, अच्छी है, उसके बारे में रिव्यू देते हैं हम। तो फूड के रेलिवेंट थोड़ा सा इंटरेस्ट है। मैं अगर डिफरेंट सिटी में जाऊँ ना तो उधर मैं फूड ट्राई करता हूँ। अच्छा किसी भी शहर जाऊँ ना तो ना मैं देखता हूँ कि इधर अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, उनकी फूड ट्राई करता हूँ, कंपैरिजन करते हैं। और मेरा एक ये भी मुश्किल है जो कि मैं ना कोशिश ये कर रहा हूँ कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं कम अज़ कम एक दफ़ा विज़िट करूँ। सही। जाके उनकी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो विज़िट करूँ, थोड़ा सा उनका स्टोरी बैकग्राउंड देखूँ इस डिस्ट्रिक्ट का, और उनके खाने जो है वो टेस्ट करूँ, उनके जो मशहूर रेस्टोरेंट हो गए या उनके जो लोकल खाने हैं। तो अभी ये अभी अभी तक आप पंजाब के कितने अजला में आप जा चुके हैं या उनको देख चुके हैं, और कितने अंदाजन रहते हैं आप? अभी तकरीबन 8-10 हो गए, काउंटिंग तो नहीं की, जिसमें मैंने ना लाहौर विज़िट किया, मैंने गुजरावाला किया है, शेखपुरा किया है, सही। गुजरात किया है, ठीक ठीक रावलपिंडी किया है, ननकाना साहब किया है, कसूर किया है, ठीक। और बूरेवाला किया है। बुरेवाला किधर है ये? वो पहली बिहाड़ी बार सुन रहा हूं मैं। डिस्ट्रिक्ट है। ये जिला है बुरेवाला? बूरेवाला तहसील है, जिला तो नहीं। उसका डिस्ट्रिक्ट जो है बिहाड़ी है। मैं डिस्ट्रिक्ट तक नहीं जा सका, ठीक। बूरेवाला पहले आता है, उधर मेरा दोस्त था तो वो मैंने विज़िट किया है बूरेवाला। सही। तो मुझे ये बताएं कि आप अभी तक जिन मकामात पे जा चुके हैं इनमें से कौन सी जगह है जिसकी आपको फूड ये पसंद आई है? फूड के लिहाज से तो गुजरांवाला फेमस है। गुजरांवाला। गुजरांवाला क्या फेमस को आप छोड़े, आपको जाती तौर पे कौन सी जगह पसंद आई है या किस जगह का असल आपको खाना में पसंद जितना है? बड़ा शहर होता है ना उतनी ज़्यादा वो ऑप्शंस होती हैं। अब बड़े शहरों में लाहौर है और इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में मैं गया था। इस्लामाबाद वैसे पंजाब में नहीं आता, रावलपिंडी पंजाब में आता है। और लाहौर और इस्लामाबाद में तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके खाने तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद अगर ब्रांड्स को पीछे रख देना तो गुजरांवाला के खिजर टिक्का है, वो मटन वगैरह में। और वैसे स्ट्रीट फूड गुजरांवाला का अच्छा खासा है, बहुत अच्छा है। कभी आप खाने की नियत से, सिर्फ खाने की नियत से आपने कहीं किसी शहर का सफर किया हो, आप कहीं पे गए हो खाने के लिए? हाँ, गुजरांवाला खाने की नियत से अक्सर जाते रहते हैं। गुजरांवाला तो देखिए ना, अहमदाबाद तो आपका होम टाउन है ना, तो यहाँ से तो गुजरांवाला दूर नहीं है। आप कहीं दूर गए हो खाने के लिए? खाने के लिए दूर मतलब जब हम विजिट करते हैं ना, मेन मकसद यही होता है कि उधर रहना है, खाना पीना है और आ जाना है। तो यही होता है, या थोड़ा सा फिर लेना है। तो इस्लामाबाद 2 दफ़ा गए थे तो उधर भी यही मकसद का, उधर के खाने चेक करने हैं कि उधर हमें डिनर में कैसा खाना मिलता है,
नाश्ते में कैसा मिलता है, डिफरेंट खाने चेक किए थे हम। उधर एक होटल में स्टे किए थे, उनका हमने नाश्ते में बुफे चेक किया था, वो कैसा है, एक नया एक्सपीरियंस था। फिर उधर एक लफोलोजी के नाम से इस्लामाबाद में ना बेकरी थी, लफोलोजी थी आई थिंक, मेरे ख्याल से लफोलोजी के नाम से ना एक बेकरी है उधर। अच्छा, कैफ़े है, बेकरी। तो उनका नाश्ता बड़ा अच्छा था, सैंडविचेस वगैरह, वो ना तकरीबन अमेरिकन स्टाइल्स में उनके खाने हैं सारे सैंडविच। वो बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है, वो मैंने लाहौर में या कहीं और चेक किया। आप ये जो आपने पहले बताया कि आपकी कॉइन कलेक्शंस आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी हॉबी को, और दूसरी आपकी हॉबी है ये जो वाइल्ड लाइफ आप सेव करना चाहते हैं, आप रिसर्चेज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। ये गालबन आप वॉलंटियरली कर रहे होंगे रज़ाकाराना। इसमें भी एक ऑप्शन है, अगर मैं अर्निंग करना चाहूँगा, इसमें ऑप्शन ये है कि स्टॉक इमेजेस सेल होती हैं। सही, स्टॉक इमेजेस सेल होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उधर। अगर हम अपलोड करें ना, जैसे मैं जानवरों की या परिंदों की तस्वीरें बना रहा हूँ नेचर की, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, किसी को पसंद आई है, वो साथ प्राइस लिखी होगी, वो पे करके डाउनलोड करे, मुझे उसकी कमीशन मिलेगी। ठीक ठीक, इसका ये पहलू हो गया। मतलब आप इसको भी मोनेटाइज कर सकते हैं। तो हाँ। ये जो आपका तीसरा मशगला है, इसको हम कह लें कि आप खाने को पसंद करते हैं, आप खानों को और मुख्तलिफ मकामात पे जाके। तो मुझे ये बताएं कि आप इसको किस तरीके से मोनेटाइज करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, और आगे अगर नहीं करते हैं तो फ्यूचर में प्लान है करने का? इससे भी अर्निंग ली जा सकती है। इसका ये है कि जो मैंने ग्रुप बनाया है ना, हफ्जाबाद फूडीज, इसकी ऑडियंस ग्रो कर रही है। जैसे ऑडियंस ग्रो करेगी तो मुझे स्पॉन्सर मिल सकते हैं। हफ्जाबाद के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मुझे स्पॉन्सर दे सकें। पहले मुझे फूड पांडा, जब हफ्जाबाद में था ना, फूड पांडा के स्पॉन्सर मुझे मिलते रहे हैं जी, सही। मुझे डिनर्स एक दो करवाए थे फूड पांडा वालों ने। तो वो ऐसे एक दो रेस्टोरेंट्स वालों ने भी इधर बना था, कसो के बाईपास पे रेस्टोरेंट बना था देसी, उनकी फिश ट्राई की थी। ऐसे स्पॉन्सर मिलते भी रहते हैं और फ्यूचर पे भी मिलने की उम्मीद है मज़ीद। अगर स्पॉन्सर मिल जाएंगे, अगर मैं उनकी प्रमोशन करूँ, ग्रुप में ऐड लगा दूँ, तो वो फूड के रेलिवेंट मुझे स्पॉन्सर मिल जाएंगे सर। सही, ठीक है। और कल को अगर मैं अपना भी कुछ छोटा मोटा ब्रांड बनाता हूँ तो उसकी भी मैं आसानी से एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस है, और वो ऑडियंस प्योरली फूड रेलिवेंट है। मैंने उसमें फ़िल्टर्स लगाए हैं। स्टार्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप हफ्जाबाद से हैं, क्या आप फूड को पसंद करते हैं, या आप कुकिंग लवर हैं क्या? तो ऐसे फ़िल्टर करके मैं लोगों को उसमें ऐड करता हूँ, जो मुझे इररेलेवेंट लगता है उसको रिमूव कर देता हूँ। तो बड़ा वो अच्छी ऑडियंस है, तकरीबन 2500 मेंबर्स हो गए हैं, सिर्फ हफ्जाबाद के लोग हैं और जो फूड को पसंद करते हैं वो। नहीं तो आपके ख्याल में ये चीज़ बुरी नहीं है कि मिसाल के तौर पे अब मैं फूडी नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपकी रिक्वायरमेंट पे नहीं आता पूरा, लेकिन फिर भी मैं आपका ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहता हूँ, और आप मुझे फिल्टर आउट कर देते हैं, तो ये आप ज़्यादा वो ये है ना कि वो 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ये है कि क्या आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं, क्या आप फूड लवर हैं, क्या आप कुकिंग लवर हैं। इन तीनों में से आपने कोई एक टिक करना है। मैं तीनों में से भी कुछ भी नहीं, मैं टिक नहीं करता। अगर आप टिक नहीं करते, फिर भी अगर आप रूल्स को एग्री कर लेते हैं ना, मैं ग्रुप के रूल्स को एग्री करता हूँ, और फिर मैं आपकी प्रोफाइल विजिट करता हूँ। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, आप एक सेंसिबल पर्सन है, मैं प्रोफाइल देखता हूँ, मतलब स्पैमिंग वगैरह नहीं, आपने स्पैम नहीं है, तो मैं आपको अप्रूव कर दूंगा। ठीक ठीक, अप्रूव कर दूंगा। जब तक आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप ग्रुप में ही रहेंगे। सही, आगे समझ इसकी। मुझे ये बताएं, कोई आपका अभी तक, ज़ाहिर है हर बंदे का, कोई भी जो भी शख्स है ना, वो किसी एक मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद किस चीज़ को बनाया है? ज़िंदगी का कोई एक मकसद तो नहीं है। ज़िंदगी में मतलब ख्वाब ही हैं जो देखे हैं मैंने। हाँ, तो ये जो सबसे बड़ा मेरा ज़िंदगी का ख्वाब है ना, एक तो मैंने मशगला बताया कि पंजाब के मैंने सब सिटीज़ में जाना है। अच्छा, तो ये तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो मेरा ख्वाब है वो मैंने दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट करने हैं। ठीक ठीक, जिनमें से अभी 0 है। सिर्फ मैं पाकिस्तान में, आज तक मैं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं गया। तो मेरा ख्वाब में ये है कि मैं दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सारे ना भी हो सके ना, कम से कम हर बर्रे आज़म में से एक कंट्री में लाजमी जाऊँगा। आप एक आलमी सयाह बनना चाहते हैं? हाँ, मेरा शौक ये है कि मैं डिफरेंट कल्चर्स को देखूं। मैं देखूं कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये चीज़ खाते हैं
तो दूसरे अफ्रीका में रहने वाले क्या खाते हैं, दूसरे लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कल्चर्स देखने का मेरा शौक है। हाँ, सही, डिफरेंट कल्चर्स का ना कंपैरिजन करने का, देखने का शौक है, ट्रैवल करने सही। का। आप मुझे वैसे ना देखा जाए तो एक्सट्रोवर्ट लग रहे हैं, क्योंकि आपको ये पसंद है मुख्तलिफ कल्चर्स एक्सप्लोर करना, नए नए मकामात पे जाना। नहीं क्या एक्सट्रोवर्ट आप तो नहीं समझते हैं? हूँ, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट समझता हूँ खुद को। अच्छा। मैं पहले नए बंदे के साथ इतनी गुफ्तगू नहीं करता। नया बंदा है, उसको 2-3 दिन मैं बस उसकी सुनूंगा, सही। फिर थोड़ी सी बात करूंगा, फिर कंफर्टेबल होऊंगा तो फिर जाके उसके क्या साथ आपको ये नहीं लगता है कि आपकी ये जो खसूसियत या खासियत इसको कह लें, ये आपके आइंदा जो आपने बताया कि आप सफ़र करना चाहते हैं, सयाह बनना चाहते हैं, इस चीज़ में रुकावट पैदा करेगी? ज़ाहिर है जब आप दीगर ममालिक में जाएंगे, दूसरे आप कल्चर्स एक्सप्लोर करेंगे, आपने बातें तो करनी है ना, लोगों से मिलना नहीं जुलना है। तो मैं बातें किए बगैर अल्लाह के बंदे कैसे आप किसी को ये मैं एनालाइज खुद कर को सकते हैं? ज़्यादातर ना ऑब्जर्वर समझता हूँ। मैं खुद बोले बगैर अगले बंदे को ऑब्जर्व करता हूँ। मैं उधर जाऊंगा, उधर लोग खा रहे होने हैं, मैंने उन्हें कहना तो नहीं खाओ या ये काम करो, मैंने उधर जाना, मुझे नज़र आ जाना कि वो लोग खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ बजाय इसके। मतलब आप लोगों से मिल के उनसे बातें करने पे, इस चीज पे हाँ, आप यकीन नहीं रखते? मैं कोई जरूरत नहीं है यकीन इसकी। रखने की बात नहीं, मेरी नेचर ऐसी है कि मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं बजाय इसके कि मैं उनसे पूछूं आप क्या खाते हैं, तो मैं खुद ही देख लूंगा कि वो क्या खाते हैं। नहीं, मैंने खाने तो खाने से कोई भी अलग ऐसे नहीं। हम अगर देखें ना, जो उनकी जुबान, उनके लहजे, लबो लहजे, उनकी मेहमान नवाजी और ये सारा तर्ज जिंदगी, ये हाँ, बातें करने से भी बहुत चीजें पता चलती हैं। सिर्फ देखने से जरूरी नहीं ना है ये हो जाए। वो मौके पे देखूंगा, अगर मैं कंफर्टेबल हुआ किसी से बात करने में तो मैं कर लूंगा, अगर ना हुआ ना सही। अच्छा जवाद हसन, हम देखते हैं कि लोगों की, हर शख्स की ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शब फराज ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा है एक। जी। तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे तलख तजुर्बात आए होंगे, या कुछ बाद का आप डिप्रेशन में गए होंगे, तो आप कोई इस तरह के मामला, अपने तजुर्बात शेयर करना चाहते हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो आप उससे किस तरीके से निकले हैं भाई? होता रहता है, जैसे कि कभी मतलब एक मैं काम कर रहा हूँ, जैसे फ्रीलांसिंग मैं करता हूँ, तो ऑर्डर्स आने बंद हो जाएं, काम किसी वक्त ज़्यादा है, किसी वक्त कम है, कोई जॉब कर रहा हूँ, वो जॉब एंड हो गई, फिर नई जॉब की तलाश, मसले मसाइल आते रहते हैं। अक्सर ना यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा ना एक टीचर ने सवाल किया, सबसे पूछ रहे थे कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप क्या करते हैं। अच्छा। हर एक बच्चे से ना एक एक करके सवाल किया, डिप्रेशन में होता है क्या, उन्होंने अपने अपने बताए हल, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं जब डिप्रेशन में होता हूँ मैं सो जाता हूँ। सारे क्लास हंसने लगे। अच्छा। वो कहते डिप्रेशन में तो नींद नहीं आती, मैं सो जाता हूँ, डिप्रेशन में सो जाओ, तो सो जाओ, सारे मसले ख़त्म। जब बंदा सो रहा होता है तो कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं रहता। और ज़्यादातर मैं पेपर की तैयारी भी कर रहा होता था, मुझे समझ नहीं आ रही होती थी, सर को दर्द होने लग जाती कि सुबह पेपर है, इतना सिलेबस है, मैं सो जाता था। मैं ठीक है सुबह ये जो तो बात आप है अपने ज़हन पे एक स्ट्रेस नहीं ना लेते, ये एक तो अच्छी बात है ना, आपका प्लस पॉइंट है कि आप स्ट्रेस नहीं लेते ज़हन पे। मुझे ये बताएं, कभी आपको इस तरह हुआ हो कि आप एक शदीद किस्म के डिप्रेशन में चले गए हो कि हाँ आप ना ज़िंदगी से उकता गए हो? कभी इस तरह का मामला हुआ हो आपके साथ? हाँ हुआ था एक दफ़ा। तो वो आप क्या शेयर करना पसंद करेंगे? नहीं, शेयर करना तो नहीं पसंद करूँगा, अच्छा, लेकिन अच्छा। ये है कि एक दफ़ा ऐसी स्टेज आई थी कि मैं बिल्कुल ही तंग आ गया था अपने ज़िंदगी से, हाँ। तो मैंने तो अच्छा, सोचा था कि आप वाकया ना शेयर करें। आप ये बताएं कि आप उस सूरत हाल से कैसे निकले थे, ताकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने ना, उनके जो ज़िंदगी के मामला आते हैं ना, उनसे जूझ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस हालत से निकलना चाहते हैं। हम ये भी देखते हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, जिस मुआशरे में रहते हैं, यहाँ पे थेरापी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। लोग हाँ डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो वो होता है ना कि बाहर ममालिक में तो ये होता है ना, लोग कि थेरापिस्ट के पास चले जाते हैं, उससे कंसल्टेशंस करते हैं, ठीक है, उसके साथ सेशंस करते हैं, और वो उनका जो है ना वो ज़हनी इलाज कर देता है। तो लेकिन पाकिस्तान में हम इस चीज़ का फुकदान देखते हैं। तो आप दूसरों के एक इजाफे के लिए, उनके इल्म के लिए आप ये बता दें कि आपने किस तरीके से ये निकले थे, अगर आपको ये डिप्रेशन वगैरह हुआ था? ऐसे ही है। पाकिस्तान में ना लोग ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट को सुनते नहीं या विज़िट नहीं करते, हाँ, हाँ। तो यूट्यूब पे अक्सर काफ़ी लोग हैं, जैसे कासम अली शाह हो गए,
और मोटिवेशनल भी हैं और साथ साथ थोड़ा सा वो माइंड को भी ट्रेन करते रहते हैं ना। उसके अलावा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, अच्छा शायद यही नाम है उनका, डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर जावेद हाँ इकबाल, मैंने गालबन नाम वो सुना। है सर्जरी के डॉक्टर हैं। हाँ। वो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना प्रोफेसर भी रह चुके हैं, प्रिंसिपल ये मेडिकल कॉलेजेस में। और साथ साथ वो उनका एक यूट्यूब चैनल है, वो कंसल्टेंसी देते हैं, लोगों को ट्रेन करते रहते हैं, गाइड करते हैं कि लाइफ के इस मरहले में आपने क्या करना है, अगर ये हो गया तो वो ऐसे एग्जांपल्स दे के और चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। मतलब वो लोग उनको अगर देखें उनकी वीडियोस वगैरह तो हाँ। उनको एक गाइड मिल सकती है ओवरऑल कि अपनी स्ट्रेस वगैरह में वो क्या कर सकती है। हाँ, तो वो उनकी वीडियोस मैं देखता रहा, काफ़ी मुझे उससे हेल्प मिली, ठीक। कैसे बंदा अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर सकता है। उसके अलावा मैंने फिर सोचा था एक पॉइंट पे आके कि जो भी हुआ, जो भी होना था हो गया, अब मैं खुद को नुकसान पहुंचा के क्या फ़ायदा, अपनी ज़िंदगी शुरू करें आगे। तो मुझे बताएं कि आप खुद को कामयाब लोगों में शुमार करते हैं? मसलन आपके नज़दीक कामयाबी क्या काम है, और क्या आप जो काम शुरू करते हैं आप खुद को कामयाब लोगों में तस्वर करते हैं? फ़िलहाल तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ। अच्छा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं किसी भी एक चीज़ में खुद को कामयाब इतना परफेक्ट नहीं समझता। मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रोजेक्ट मतलब अपने आप को एक तरक्की की राह पे गामजन तो समझते हैं, देखते हैं आपके आप मैं समझता हूँ कि मैं तरक्की की तरफ जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कल आज जो है मेरा कल से बेहतर है। जैसे मैं कल था उससे मैं आज खुद को बेहतर फील करता हूँ कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि पहले से मैं अभी तक जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है या जो कुछ आप कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आप अपनी तरक्की की राह पे हैं, तो आप इनके मुहर्रिकात किन चीज़ों को गर्दानते हैं? मतलब कौन लोग हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको इस रास्ते के ऊपर डाला? अगर मैं देखूं कि मैं बहुत जल्द ही ना कमाई की तरफ आ गया था, हाँ कम उम्र में ही। सही। उसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह ये थी कि मेरे पास इतने पैसे होते नहीं थे, बैकग्राउंड इतना हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे वालिद टेलर हैं। तो जब खुला मिल रहा होता है ना खाने पीने को, सब कुछ होता है, अय्याशी लोग जो कर रहे होते हैं उनका दिल नहीं करता मेहनत करने को, वो कहते हैं सब कुछ मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है। तो हमारे कुछ हालात घर के ऐसे थे जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे उधर फील हुआ कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। तो मुझे फाइवर का पता चला, तो मैंने अकाउंट बनाया, काम शुरू किया। मुझे पता होता था कि मैंने इधर से कमाना है तो खाना है। अच्छा सही। मतलब कि कंडीशन ऐसी टफ हो जाती थी, काफ़ी फीस का मसला, ये उधर कुछ घर से भी पैसे मिलते थे लेकिन वो नाकाफी होते थे। इतने नहीं थे कि बंदा अच्छा खुल के खा पी सके, गुजारा हो जाता था। तो वो फिर जब बाकी लोगों को बंदा देखता है यूनिवर्सिटी में, लोग याशियाँ गाड़ियों पे भी लोग आते थे, काफ़ी कुछ करते। मैं याशी कभी नहीं की लेकिन फिर भी मुझे एक फ़ील होता था कि मैं भी कुछ कर सकूं। हाँ। तो उसकी वजह से मुझे लगता है अगर वो चीज़ ना होती तो मैं आज काम ना करता, मैं आज इस जगह ना होता। अगर मुझे पैसे मिल रहे होते तो मैं एंजॉय करना था आज भी। ठीक ठीक ठीक। मैंने आज भी कोई मेहनत नहीं थी करनी, काम नहीं था करना। सही। मुझे ये बताएं कि आप देखते हैं जो आपकी उम्र के लोग हैं या मेरी उम्र के लोग हैं, वो आप देख लें कि पढ़ाई के जब आखिरी मराहल में होते हैं तो वो अपने जिनसी जज्बे से मगलूब होकर लड़कियों की तरफ माइल हो जाते हैं, ठीक है, उनसे मुतासिर होते हैं और वो इस जज्बे को फिर मोहब्बत कहते हैं, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, अपना सारा कैरियर और अपना एक मुस्तकबिल उसे पसे पुश्त डाल के ना लड़कियों के पीछे भागते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और मुझे अपने ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप ये क्या सोचते हैं इसके बारे में? असल में ये है कि ये एक नेचुरल चीज़ है, फितरत में है इंसान की। मेल और फीमेल की अट्रैक्शन जो है वो अल्लाह ने रखी है। हाँ बिल्कुल। जब भी बालक होता है बच्चा, लड़की या लड़का, तो उनका ये सबको एक दूसरे से अट्रैक्शन होती है, सारे ऐसे ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ ऐसा होता है किसी स्टेज में नहीं होता उनसे कंट्रोल, किसी एज पे जाके हो जाता है, समझ बाद में आ जाती है, पहले नहीं अगर आई। तो
ऐसे ही वक्त के साथ साथ अगर कंट्रोल हो जाए तो वो ही बेहतर रहता है। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आप पे गालब नहीं आनी चाहिए। हर चीज़ को एक बैलेंस के साथ लेके चलना चाहिए ना। अगर फर्ज करें कोई बंदा, मसलन मतलब आप ये समझते हैं कि इस जज्बे को दबा लेना चाहिए फिल वक्त जब बंदा एक स्ट्रगलिंग फेस में हो और मेहनत कर रहा हो खुद पे, मेरे तो ख्याल से कोई भी चीज़ दबाई जाए ना तो वो ज़्यादा उछलती है। अच्छा थोड़ा सा बैलेंस रख के ना, मतवाजन चीज़ों को रखना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, एक बैलेंस के साथ चीज़ें चल रही हैं, चलने दें। तो इसका आपके ख्याल में बेहतरीन तरीका कार क्या है? ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं किसी लड़के से मुतासिर हो जाता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अपना कारोबार बनाना है, मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, मुझे आगे अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी लड़की की तरफ मतवज्जे हो जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं फिर आगे कुछ नहीं कर सकता। अब आप खुद को मेरी जगह पे रख के सोचें कि आप फिर इस तनाजुर में आप क्या करेंगे? मसलन आप इसको किस पहले तो तरीके आप से? कोशिश करें कि आप मतवाजन बैलेंस रख सकते हैं काम में और उसमें, अच्छा। तो रखें। जिस मोड़ पे आपको लगे कि मेरे से अब काम नहीं हो रहा तो दूसरी चीज़ को क्विट कर दें, ठीक। क्योंकि मेन फोकस आपका काम पे होना चाहिए। आज आप एक कामयाब इंसान बन जाते हैं, कल को आपको तो कोई मसला ही काम नहीं होगा। और इस जज्बे को हम मोहब्बत का नाम ही देते हैं हाँ, फिल वक्त। मोहब्बत और काम और काम मोहब्बत को एक साथ लेके चला जा सकता है? मेरे ख्याल से तो है, मुश्किल ही है। हाँ। क्योंकि वो शेर है एक कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे अच्छा, सही। या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा, फिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक दूसरे के आड़े आती रहती हैं। अगर आप इतनी मजबूत शख्सियत हैं कि आप दोनों में बैलेंस रख सकते हैं, आप अपने काम के वक्त पे काम कर सकते हैं और फारिग वक्त में मोहब्बत को टाइम दे सकते हैं, पार्ट टाइम मोहब्बत समझ लें उसे या जो भी, हाँ। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं तो करें। वरना फिर दोनों का दूल्हा छोड़ दो। अगर आपके बस की बात नहीं है, आप वो मैनेज नहीं कर सकते, तो पहला फोकस आप काम को दें। सही। जब आपका काम ठीक हो जाएगा, मोहब्बत बाद में भी फिर हो जाएगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि कुछ लोग ये कहते हैं और मशवरे भी देते हैं एक दूसरे को कि आप काम के बजाय पहले अपनी मोहब्बत ढूंढें या इन चक्रों में पहले पड़ जाएं, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं ना तब पता चलेगा आपको कि कौन आपके साथ वफादार है। तो अगर आप पहले कारोबार बना लेंगे, आप फिर जाहिर है अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर लोग तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, वो तो फिर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके साथ वफादार कौन है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये अगर आप काम से पहले फाइंड करेंगे ना, हाँ। तो वो आपको शायद वफादार तो मिल जाए, लेकिन जब आप काम करने के बाद तलाश करेंगे वो आपको मज़ीद वफादार मिलेगा। अच्छा, वो मतलब कैसे? ये है, एग्जांपल ये है कि अगर आप बगैर किसी काम के आप इस स्टेज पे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, काम नहीं कर रहे, आप फाइंड करते हैं ना, तो आपको लेवल इधर मिलेगा। अच्छा। अगर आप काम कर लेते हैं, आप एक स्टेज पे पहुंचे, तो आपको लेवल इधर मिलेगा। हाँ। तो मतलब ये है कि आपको वफा मिलेगी, अच्छा, सही। लेकिन आपने अपनी वैल्यू पहले बढ़ानी है। तो हाँ, पहले फिर अपने आप पे काम किया जाए। अब अगर आप वफा पहले ढूंढते फिरेंगे ना, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली जो बाद में मिलेगी। अपने बारे में बताएं। अपना एक स्टैंडर्ड बनाएंगे ना, अपना एक चीज़। अब लड़कियां जो है वो क्या देखती हैं, लड़कियों ने देखना है कि एक वेल सेटल्ड बंदा हो। अगर आप बिल्कुल इमेच्योर हैं और आपका कोई कारोबार, हाँ माशी हालात खराब, कारोबार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता जैसे हालात हैं आजकल के, इतना कोई वलीउल्लाह इतनी तो नहीं होगी कोई कि जो आपको आपकी नेक नियत देख कर। उनको भी ना अपने फ्यूचर के ऊपर कंसर्न्स होते हैं कि हमने भी देखना है। अब देखे ज़्यादातर होता ये है कि जो मुआशी तौर पे कमज़ोर लोग होते हैं वो ना फिर क्या करते हैं कि जब उनको कोई इस तरह के वसाइल नहीं मिल पाते तो वो नशे की तरफ चल जाती है।
लड़कियों को एक ये भी मसला होता है, वो ये समझते हैं कि कल उन्होंने शेर निकल आया तो फिर ऐसे क्या कराएंगे। एक और ये भी मसला है ना, अगर आप कारोबार से पहले मोहब्बत कर लेते हैं तो आपकी मोहब्बत बस मोहब्बत ही रह जानी है, आपने लाइफ पार्टनर नहीं बनना। उसकी वजह ये है कि जब शादी की बात चलनी है घर में, आप उस मुकाम पे अभी पहुंचे नहीं होने, उसके घर वालों ने कोई बंदा सेटल देखना है, उसके साथ उसकी शादी कर देनी है। और तो पहला फोकस ये है कि आप पहला फोकस अपने आप को सेटल करने में करें। जब आप सेटल हो जाएंगे फिर मोहब्बत करें और सारा काम ठीक है। तो और पहले अगर वही मोहब्बत करते हैं, बात वहीं पे आ जाती है ना, फिर ये तो नहीं ना पता चलेगा हमें कि अगर ये फर्ज कर लें कि फलां बंदी, हमें ये नहीं पता चलेगा वो हमसे मोहब्बत करती है या हमारे पैसे से मोहब्बत करती है। ये तो कभी भी नहीं पता चल सकता। ये तो टाइम बताता है ना, ये तो वक्त बताता है कि बाद में क्या होता है। पहले तो कोई भी नहीं बता सकता आगे। इस चीज का आपके ख्याल में अच्छा, कोई हल नहीं है फिर? मैंने यही बताया ना कि फर्ज करें आप वफादार को ढूंढ लेते हैं काम से पहले, अभी आपका कारोबार नहीं है, काम नहीं है, आप वफादार लड़की ढूंढ लेते हैं, आपको उससे मोहब्बत हो गया, बाद में वो आपकी लाइफ पार्टनर ही नहीं बन सकती तो फायदा क्या करेंगे उसका? पॉइंट है वैसे ये, यही मसला है ना कि जब उनकी शादी की बात आनी है, घर वालों ने देखना लड़का क्या करता है, ये तो उन्होंने उसकी शादी कहीं और कर देनी है कि ये दूसरा लड़का वेल सेटेड है उधर का। अक्सर मैं वैसे ये देखता हूँ इस तरह बहुत ज्यादा होता ही ऐसे, मोस्टली ऐसे होता है। ऐसे होता है बहुत। तो फिर आपका क्या फायदा वफादार लड़की ढूंढने का? आपको तो वो फिर भी नहीं मिली, वो किसको मिली? जिसके पास पैसा था उसको वफादार मिल गई वो वाली। लेकिन वो उसकी वफादार नहीं, वो उसके साथ भी जो लड़की है वो जिसके साथ भी रहे, जो वफादार, मतलब ये है कि जो नेक नियत रखने वाली है ना, जो नेक दिल है, वो अगर आपके साथ वफादार है वो दूसरे के साथ भी वफादार ही होगी। ये एक नेचर की बात है, जिसकी नेचर बुरी है वो आपके साथ भी बुरी, दूसरे के साथ भी बुरी। जिसकी नेचर अच्छी है वो जिसके साथ भी है वो अच्छी है। बात तो नेचर की है ना। जो अच्छी नेचर की लड़की है वो अगर उसको मिल जाएगी जिसके पास पैसा है तो उसके साथ भी अच्छी रहेगी। मसलन अभी इस गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये है कि आप पहले अपने आप पे काम करें, ठीक है, अपनी जात को आप जो है ना वो तरक्की दें, अपना कारोबार वगैरह बनाएं, अपने रोजगार के जो है ना वो वसाइल उनको बढ़ाएं, और फिर जाके आप जो है ना वो फिर मोहब्बत की तरफ आए। बल्कि आपको फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी मोहब्बत की तरफ आने की, खुद लोग आएंगे आपकी तरफ। जब आप एक पर्सनैलिटी बन जाएंगे, आपका एक काम कारोबार होगा, पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपके पास काम नहीं है आपको एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी, बहुत मेहनत करने को इधर उधर, तो वो बहुत मुश्किल काम है। चांस भी कम है पॉसिबिलिटी के। फर्ज करें आपको एक लड़की पसंद आ जाती है, आप देखते हैं 90% चांस है कि वो आप मेहनत करते रह जाएंगे, उसने आपसे बात ही नहीं करनी। और जो 10% चांस है अगर वो आपसे बात करती है, एग्री हो जाती है, बाद में उसके घर वाले कहेंगे नहीं जी नहीं ये तो काम है। तो उससे बेहतर है आप अपने पे काम करेंगे तो बाद में खुद लोग आपकी तरफ आएंगे। आप अपनी शख्सियत को ग्रूम करें, उसको आप आगे लेके चलें, उसको बढ़ाएं।